स्वागत है आप सभी का तेज सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन फाइनली शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान जीके एमसीक्यू बैच की। देखिए, इस बैच में अपन बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का इतिहास। इन तीनों को अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जो भी राजस्थान आरएस प्री के अंदर अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। देखिए, इस सीरीज के माध्यम से अपन लगभग 6000 प्रश्न हल करने वाले हैं। कितने सर? 6000 प्लस प्रश्न अपन हल करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से ये वीडियो देखना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। कल से तो ये क्लास लाइव चलेगी, खैर आज ये रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूं। तो कल से अपन वापस रात को डेली 9 बजे अपनी लाइव क्लास चलेगी। तो आप सब लोग जुड़िएगा हमारे तेज सिविल्स के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, नेक्स्ट बात अपन बात करते हैं राजस्थान जीके। अभी तक जो आरएस के अंदर प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को भी अपन हल करेंगे इन वीडियो के माध्यम से, और दूसरे प्रश्न जो मैंने बनाए उन प्रश्नों की भी अपन व्याख्या के साथ हल करने वाले हैं। और यही प्रश्न आपको वापस ऐप के अंदर टेस्ट के रूप में आपको मिलने वाले हैं, ताकि आप वहां पे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, देखो राजस्थान जीके आरएस प्री में अभी तक राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों की बात करें तो 2013 में 16 सवाल आए थे राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के। फिर 2016 की बात करें तो 15, 18 में 15, 21 में 16, 23 में 18, है ना। तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति भी अपने लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद अपन बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की, 14 सवाल आए थे 13 के अंदर, फिर 17, 14, 14 और 14, लगभग 14 के एवरेज रह रहा है ज्योग्राफी का अकेले का। तो ज्योग्राफी भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कुल मिला के अपन बात करें तो 2013 में 30 सवाल आए थे राजस्थान जीके के, तीनों पार्ट को मिलाकर। 2016 में 32 सवाल आए थे, फिर 2018 में 29, फिर 2021 में 30 सवाल आए थे, और लास्ट 2023 की बात करें तो 32 सवाल पूछे गए थे राजस्थान जीके के। ठीक है, तो ये पार्ट अपने लिए एक महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद अपन बात करें राजस्थान भूगोल के अपन सिलेबस की, क्योंकि अपन सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो राजस्थान ज्योग्राफी के एमसीक्यू बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान भूगोल की बात करें तो सिलेबस ये अपना आरएस प्री का है। भू आकृतिक प्रदेश यानी भौतिक प्रदेश, उनकी विशेषता, जी पहला चैप्टर अपना। जलवायु की विशेषताएं, प्राकृतिक वनस्पति मृदा, प्रमुख नदियां एवं जिले, प्रमुख फसलें, फसलों में भी देखो गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना एवं बाजरा। ठीक है, इससे बाद कुछ प्रश्न नहीं आएगा। प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, जैव विविधता एवं इनका संरक्षण, खनिज, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल एवं परिपथ। ये आरएस प्री का सिलेबस है राजस्थान ज्योग्राफी का। तो अब अपन शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी एमसीक्यू बैच की। तो पहला प्रश्न आपके सामने है आज का। देखिए, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध करना है। घटते क्रम में आपको क्रमबद्ध करना है। देखिए, गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, सेर और दिलवाड़ा। सबसे पहले अपन बात करें तो गुरु शिखर की, घटते क्रम में करना है तो गुरु शिखर ही आएगा सबसे पहले। गुरु शिखर, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है ये 1722 मीटर है। मंदिर को काउंट करते हैं तो इसकी ऊंचाई 1727 मीटर होती है। दत्तात्रेय ऋषि का जो मंदिर है। गुरु शिखर के बाद अपन बात करें शेर, शेर की जो ऊंचाई है 1597 मीटर है। शेर के बाद अपन बात करें तो दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, और जो दिलवाड़ा की ऊंचाई है ये 1442 मीटर है। दिलवाड़ा के बाद अपन बात करें तो अचलगढ़, अचलगढ़, और अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। कितनी है सर? 1380 मीटर। अचलगढ़ के बाद अपन बात करें कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर। ऐसे कई बार एग्जाम में आरएस में प्रश्न पूछे जाते हैं ऊंचाई के अनुसार, आरोही अवरोही, घटते क्रम बढ़ते क्रम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें गुरु शिखर, गुरु शिखर देखो ए, इसको काट दो। उसके बाद अपन बात करें शेर, डी पे है, इसको भी काट दो। आसान हो जाएगा आपको प्रश्न और हल करने में। उसके बाद अपन बात करें दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की बात करें, देखो इसके अंदर ई पे है नहीं, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है,
गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। सूची 1 को भौतिक आकृति को सूची 2 स्थान के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहले अपन बात करें जयगढ़, त्रिकुट पहाड़ी, लसाड़िया का पठार, रघुनाथगढ़, उनको जिलों के अनुसार अपन को मिलान करना है। सबसे पहले अपन बात करें जयगढ़ की। देखिए जयगढ़ का किला भी है और जयगढ़ चोटी भी है। जयगढ़ की अपन बात करें तो जयगढ़ की जो ऊंचाई है ये 648 मीटर है। कितनी है सर? 648 मीटर है और ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर के अंदर है। और जयगढ़ किला भी है, जयगढ़ का किला भी है। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है, ईगल की पहाड़ी। कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है जयगढ़ का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें त्रिकुट पहाड़ी की। तो देखिए सबसे पहले जयगढ़ की बात करें तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी, देखिए त्रिकुट पहाड़ी राजस्थान के अंदर 2 पहाड़ियां हैं। एक त्रिकुट पर्वत जैसलमेर के अंदर है और एक त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर है। जैसलमेर के अंदर किला बना हुआ है सोनारगढ़ और करौली की अपन बात करें तो वहां पर केला देवी का मंदिर है। ठीक है, तो एक तो अपन बात करें तो करौली के अंदर है और एक अपन बात करें तो जैसलमेर जिले के अंदर है। जैसलमेर का जो किला है स्वर्णगिरी का किला, ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। और करौली की बात करें तो केला देवी का जो मंदिर है, केला देवी है ना, केला देवी का जो मंदिर है ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। केला देवी का मंदिर करौली के अंदर है, काली सिंध नदी के किनारे। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक काली सिंध है और एक काली सील है। ठीक है, काली सिंध जो चंबल की सहायक नदी है और काली सील की बात करें तो ये करौली के अंदर है, जो जहां पर केला देवी का मंदिर स्थित है। तो त्रिकुट पहाड़ी की बात करें तो ये जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद अपन बात करते हैं लसाड़िया पठार। देखिएगा लसाड़िया के पठार की बात करें जयसमंद झील के पूर्व में स्थित जो पठार है उस पूर्व में स्थित पठार को लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व दिशा में स्थित है। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में स्थित है। और इसी लसाड़िया के पठार की बात करें तो यहां पर संत मावजी के द्वारा लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था सर? लसाड़िया आंदोलन चलाया गया था, वो भी इसी पठार पर चलाया गया था। लसाड़िया के पठार की बात करें तो लसाड़िया का पठार पहले उदयपुर जिले में था। कौन से जिले में था? उदयपुर के अंदर था। लेकिन वर्तमान में अपन बात करें तो वर्तमान के अंदर ये सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? सलूम्बर जिले के अंतर्गत आता है वर्तमान के अंदर लसाड़िया का पठार। तो देखिए लसाड़िया का पठार अपना हो जाएगा जयसमंद जिले के पूर्वी भाग के अंदर। उसके बाद अपन बात करें रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ राजस्थान के सीकर जिले के अंदर स्थित है। रघुनाथगढ़ राजस्थान के सीकर जिले के अंदर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो रघुनाथगढ़ है, जो कि सीकर के अंदर है। 1055 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयगढ़ जयपुर के अंदर, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, सीधा सा अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। फिर भी देखना है तो त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर है, लसाड़िया का पठार जयसमंद जिले के पूर्वी भाग में है, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए राजस्थान को भू आकृतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी शुष्क प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अपन बात करें प्रदेश की तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरी अपन बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथे प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी, या इसे अपन कहते हैं
हाड़ौती का पठार, हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। यानी 4 भागों के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है, विभाजित किया गया है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? निम्न में से थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है खारा नलकूप, सेकंड है ताजगा नलकूप, चांदन नलकूप, मांडन नलकूप या अनुत्तरित प्रश्न। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदन नलकूप। चांदन नलकूप की बात करें तो ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर में भी गांव पूछा जाता है तो चांदन गांव। कौन सा गांव है? चांदन गांव। प्राचीन काल में ये जो थार का गढ़ा है, नलकूप है, मीठे जल का स्रोत होने के कारण ये प्राचीन समय में लोगों की प्यासे बुझाया करता था, इसलिए इसे थार के गढ़े के नाम से जाना जाता है, जो कि चांदन गांव जैसलमेर में स्थित है। ये मीठे पानी का नलकूप है, मीठे पानी का नलकूप है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता है? आपको बताना है इन चारों में से कि किस पर्वत का संबंध जालोर जिले से नहीं है। रोजा भाकर, जारोला पहाड़, इसराना भाकर और गोगुंदा। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगुंदा। गोगुंदा सर कहां पर है? गोगुंदा उदयपुर जिले में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है गोगुंदा। रोजा भाकर, जारोला पहाड़ और इसराना भाकर ये जालोर जिले के पर्वत है। इसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से अपन बात करें जालोर जिले में, तो ये जो पहाड़ियां हैं इसे अपन जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहते हैं सर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। इसी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में अपन बात करें तो सबसे जो ऊंचा पर्वत है उस पर्वत का नाम है डोरा पर्वत। क्या नाम है सर? डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है ये 869 मीटर है, 869 मीटर है डोरा पर्वत की ऊंचाई, जालोर जिले के अंदर है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, डोरा पर्वत पश्चिमी राजस्थान का, डोरा पर्वत पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो डोरा पर्वत अगर पूछा जाता है तो जालोर के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाता है तो डोरा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है। पश्चिमी राजस्थान की पूछा जाता है तो गुरु शिखर है, यह आपको ध्यान रखना है, ये केवल पश्चिमी राजस्थान की है। उसके बाद अपन बात करें तो इसराना भाकर, इसराना भाकर। और इसराना भाकर की जो ऊंचाई है ये 838 मीटर है। कितनी है सर? 838 मीटर है। और उसके बाद अपन बात करें तो रोजा भाकर, रोजा भाकर। और रोजा भाकर की जो ऊंचाई है ये 730 मीटर है। और उसके बाद अपन बात करें तो जारोला, जारोला। और जारोला की ऊंचाई है 588 मीटर। और जारोला के बाद अपन बात करें तो सुंधा पर्वत, सुंधा पर्वत। और सुंधा पर्वत की ऊंचाई कितनी है सर? 530 मीटर सुंधा पर्वत की ऊंचाई आ जाती है। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियों की बात करें तो सबसे ऊंचा शिखर डोरा पर्वत, जो कि राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए जसवंतपुरा की पहाड़ियां। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, बाकी 3 जालोर क्षेत्र के पर्वत है। नेक्स्ट अपन प्रश्न की बात करें, उत्कात स्थलाकृतियां पाई जाती है झालावाड़ तथा डूंगरपुर में, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में, गग्गर नदी के बेसिन में, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। उत्कात स्थलाकृति राजस्थान में अपन बात करें तो चंबल नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा मिट्टी का जो कटाव किया जाता है, नालियों के रूप में जो प्रवाहित होती है नदी अपनी चंबल नदी, ये पूरे भारत के अंदर अवनालिका अपरदन में सबसे पहले बात की जाती है चंबल नदी की, ठीक है। और चंबल नदी के अंदर क्षेत्र की बात करें तो वैसे तो राजस्थान के 6 जिले आते हैं, लेकिन इस पर मैंने 2 दिए हुए हैं, धौलपुर और सवाई माधोपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर, जहां पर उत्कार स्थलाकृतियां पाई जाती है राजस्थान में।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है? अजमेर? नहीं सर, अजमेर तो मध्यवर्ती राजस्थान में आता है, मध्यवर्ती। बूंदी की बात करें तो बूंदी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है, जिसे अपन हाड़ौती का पठार कहते हैं। कोटा की बात करें तो ये भी हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर माउंट आबू। माउंट आबू की बात करें तो ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में स्थित है आपके माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन स्थित है, राजस्थान का एकमात्र यहां पर क्या हुआ सर, हिल्स स्टेशन है। माउंट आबू की बात करें तो यहां पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी यहां पर स्थित है। और माउंट आबू की बात करें तो यहां पर झील है, उस झील का नाम है सर नक्की झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। और यहीं पर आपके अचलगढ़ का किला भी स्थित है। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल पूछा है, आपको बताना है सर। देखिए, थार रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है ये 2,38,254 किलोमीटर, ये थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान में अपन बात करें थार रेगिस्तान की, इस प्रकार से अपन बात करें थार रेगिस्तान की, तो राजस्थान में सर्वाधिक अगर बात की जाती है तो थार रेगिस्तान है 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसे अपन मरुस्थल भी कहते हैं या इसे थार का रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। थार की रेगिस्तान की बात करें तो थार का रेगिस्तान विश्व में 2 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में सर? 2 देशों में फैला हुआ है। एक अपन बात करें तो पाकिस्तान और दूसरे देश की बात करें तो भारत, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है लगभग 15% भूभाग पर फैला हुआ है। भारत में सर्वाधिक है, 85% पर फैला हुआ है। भारत में भी सर्वाधिक पूछा जाता है तो राजस्थान है, ठीक है। भारत में 85 है, पाकिस्तान में 15% है। सर भारत के अंदर इस पूरे प्रदेश को थार के नाम से जाना जाता है, तो पाकिस्तान में भी क्या थार कहते हैं? नहीं, पाकिस्तान में से चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है, चौलिस्तान। पाकिस्तान में से क्या कहा जाता है? चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। और भारत में से थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 2,38,254 किलोमीटर, ये थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति और भौगोलिक क्षेत्र का जो वर्ग किलोमीटर है वो आपको बताना है। देखिए, राजस्थान के अक्षांश व देशांतर विस्तार की बात करें, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। और देशांतर विस्तार की बात करें, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान का क्या है सर? देशांतरी विस्तार है। तो आपको ध्यान रखना है अक्षांश और देशांतर विस्तार की। और सीधा सा प्रश्न हल भी कर सकते हो कि राजस्थान का क्षेत्रफल याद है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल देखो कितना है सर? पॉइंट में पूछा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था पॉइंट के अंदर राजस्थान के क्षेत्रफल की, कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है सर? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट, और ठीक है 3,42,239.74, ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
10.41%। कितना है सर? 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का। उसके बाद अपन बात करें अगले प्रश्न की, कर्क रेखा के संबंध में सही कथन है। कर्क रेखा के बारे में आपको बताना है। पहला देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चिखली गांव के नजदीक से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राजस्थान का सर्वाधिक नजदीक शहर है। देखिए क्या होता है इसका आंसर। सबसे पहले अपन बात करें, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बिल्कुल सही है ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है सर? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्य आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उसके बाद त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ठीक है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है आपके कर्क रेखा। उसके बाद अपन बात करें, कर्क रेखा डूंगरपुर के चिखली गांव के नजदीक से गुजरती है। राजस्थान में अपन बात करें कर्क रेखा की, तो राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। इस प्रकार से अपन बात करें कर्क रेखा की, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में इसे दर्शाया जाता है। और राजस्थान के बात करें तो एक तो डूंगरपुर जिला है, और एक जिले की बात करें तो बांसवाड़ा जिला है। बांसवाड़ा जिले के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, और डूंगरपुर के दक्षिण से ये रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ के मध्य से गुजरती है, और डूंगरपुर के चिखली गांव से नजदीक से गुजरती है। यानी पहला और दूसरा ये दोनों सही है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है। बिल्कुल ये भी सही आंसर है। अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अ, ब और स, ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? आपको बताना इन चारों में से कि कौन सा जो पर्वत है ये मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर रघुनाथगढ़ की। रघुनाथगढ़ तो सर मध्यवर्ती अरावली में नहीं आता है। रघुनाथगढ़ की बात करें तो ये उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है। उत्तरी अरावली में आता है। उसके बाद अपन बात करें गुरु शिखर। गुरु शिखर दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। खो की बात करें तो खो भी उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है। उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग पहाड़। नाग पहाड़ की बात करें तो नाग पहाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। देखिए बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली की। ये जो है ये मध्यवर्ती अरावली है। मध्यवर्ती अरावली की बात करें तो इसका जो विस्तार है ये देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से सांबर झील जयपुर, सांभर झील जयपुर, यहां तक जो विस्तार है वो किसका है सर? मध्यवर्ती अरावली का विस्तार है। मध्यवर्ती अरावली में अपन बात करें तो एक तो जो पहाड़ी आती है जिसे अपन कहते हैं सर मेरवाड़ा की पहाड़ी, मेरवाड़ा की पहाड़ी, जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से जो अलग करने वाली जो पहाड़ियां जिसे मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? अजमेर। आरपीएससी ने कई बार ये सवाल पूछा हुआ है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें मध्यवर्ती अरावली के अंतर्गत जो पहाड़ियां आती है, सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटगढ़ की। टोटगढ़ जिसे कहा जाता है मोरायम जी, मोरायम जी, और इसकी जो ऊंचाई है ये 933.72 मीटर। कितनी है सर? 933.72 मीटर इसकी ऊंचाई है टोटगढ़ मोराम जी। लगभग 934 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। देखो वर्तमान में टोटगढ़ ब्यावर जिले में आता है, ब्यावर में आता है। पहले कौन से जिले में था? अजमेर के अंदर था। उसके बाद अपन बात करते हैं सर नाग पहाड़ की। नाग पहाड़, और नाग पहाड़ की जो ऊंचाई है ये 795 मीटर है। कितनी है? 795 मीटर है। और उसके बाद अपन बात करें तो तीसरी जो चोटी है जिसका नाम है तारागढ़, तारागढ़, और जिसकी ऊंचाई है
870 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 870 मीटर है। नागपाड़, जहां से आपकी नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम है सर लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नाग के समान जो नाग के आकृति की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, वो भी आपके अजमेर जिले के अंदर है। तारागढ़ की बात करें तो इसी तारागढ़ पे आपकी किला बना हुआ है, जिसे गढ़बिठली दुर्ग भी कहा जाता है, या तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है, वो भी अजमेर के अंदर है। तो ये मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियां हैं, जिसके अंतर्गत अपन बात करें तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो कि अजमेर के अंदर है, टोडगढ़, मोरामजी, ये मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी कई बार पूछा हुआ है, मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो कौन सी है? टोडगढ़ या मोरामजी, जिसकी ऊंचाई 933.72 मीटर है, लगभग आपके 934 मीटर। फिर नागपाड़, फिर तारागढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 नंबर, नागपहाड़। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेवात, वागड़, बोमट, हाड़ौती। सबको पता है सर, हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है ना, हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उसके बाद अपन बात करें मेवात, मेवात के अंतर्गत अलवर और भरतपुर जिले आते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है अपना। मेवात, मेवात प्रदेश के अंतर्गत अलवर, भरतपुर आते हैं। और ध्यान रखना है, मेवात क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मेला है, जिसे भरथरी के मेले के नाम से जाना जाता है, टेस्ट सीरीज में मैंने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वागड़ प्रदेश की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 2 जिले वागड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है अपना। और तीसरा है भोमट, भोमट क्षेत्र के अंदर प्रतापगढ़ जिला नहीं आता है। भोमट क्षेत्र की अपन बात करें तो इसके अंतर्गत सिरोही और उदयपुर का कुछ एक भाग, उदयपुर का कुछ एक भाग इसके अंदर शामिल किया जाता है भोमट प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भोमट क्षेत्र के अंदर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं आते हैं, सिरोही और उदयपुर का भाग आता है। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को एक दूसरे को सुमेलित करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एक प्रतापगढ़ का क्षेत्र, सम्मिलित भाग क्या कहलाता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, इसे वागड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वागड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करें डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर, इन जिलों को जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इस अरावली क्षेत्र को जो नाम से जाना जाता है, ये अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सॉरी, इसको भोमट के नाम से जाना था, अभी पढ़ने पड़ा है। आबू पर्वत खंड की बात करें तो आबू पर्वत खंड की बात करें तो इसे अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और कोटा, बूंदी, बारा क्षेत्र की बात करें तो इसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। उस लाइट को बंद कर दो सर, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एक प्रतापगढ़, ये क्षेत्र क्या कहलाता है सर? अपना वागड़ के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर देखो, इसको काट दो, इसको भी काट दो। डूंगरपुर, सिरोही एक उदयपुर जिलों का जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इसे भोमट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन अपना दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारा क्षेत्र को हाड़ौती के प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला जिस पठार पर निर्मित है वह कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का जो किला है किस पठार पर स्थित है? मेसा का पठार, बोराट का पठार, मालखेत का पठार या लसाड़िया का पठार? बात करते हैं अपन चित्तौड़गढ़ किले की। टोपी नुमा आकृति का जो पठार है, उस टोपी नुमा आकृति के पठार को मेसा के पठार के नाम से जाना जाता है, मेसा का पठार। और ये जो मेसा का पठार है, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले के अंदर है सर? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। और इसी मेसा के पठार की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है, ये 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी मेसा के पठार पर 7वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्य के द्वारा एक किले का निर्माण किया गया, और उस किले का नाम था चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़ का
किला, ठीक है। और ये चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। किस पठार पर बना हुआ सर? मेसा के पठार पर बना हुआ है। ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखो मेसा के पठार की मैं आपको बात करूं, राजस्थान के अंदर जो चंबल नदी है, चंबल नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होना, ये किसके कारण माना जाता है? तो इस मेसा के पठार के कारण ही माना जाता है। कैसे? देखो मेसा का जो पठार है, इसका जो ढाल है, ये ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसी प्रकार से चंबल नदी इस ढाल की ओर प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है राजस्थान में चंबल नदी, इसी मेसा के पठार के कारण, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मेसा का पठार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बोराट का पठार ये भी पढ़ा था अपने। मालखेड़ का पठार सीकर जिले के अंदर है, सीकर के अंदर है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर के अंदर है, सलूम्बर के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इन चारों में से आपको बताना है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले अपन बात करें, इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल, राजस्थान की जो आकृति है, ये आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, विषम कोणीय चतुर्भुज, या राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, पतंगाकार है। और ये राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले बताने वाले विद्वान थे टी.एच. हैंडले। इस टी.एच. हैंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति के बारे में पहली बार बताया था। तो ये तो बिल्कुल अपना राइट आंसर है, तो सही पूछा है तो पहले सही हो जाएगा, फिर भी देख लेते हैं। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। नहीं सर, देखिए बात करें अपन राजस्थान के विस्तार की, तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ये 826 किलोमीटर है। कितना है सर? 826 किलोमीटर है, 869 मीटर नहीं है, किलोमीटर नहीं है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये विस्तार आता है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अपना गलत हो जाएगा। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। राजस्थान के स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की टोटल जो स्थलीय सीमा है, चारों ओर की सीमा है, ये 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर है। ये भी अपना गलत है। इसका क्षेत्रफल 3,42,339 नहीं है, 3,42,239 वर्ग, या फिर पूछा जाता है पौंड के अंदर जो 74, ठीक है। ये राजस्थान का कुल क्या है? क्षेत्रफल है, यानी ये भी अपना गलत है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डोरा पर्वत, कमली घाट, हर्ष की पहाड़ियां और हाथीनाल। अभी पढ़ा था अपने से डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। तो डोरा पर्वत राजस्थान के जालोर के अंदर है, ऑप्शन 4। इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। कमली घाट की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है, 2 नंबर। कमली घाट अपने बात करें तो राजसमंद के अंदर है। हर्ष की पहाड़ियां सीकर के अंदर है। हाथीनाल उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो कमली घाट राजसमंद 3, फिर हर्ष की पहाड़ियां सीकर के अंदर है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोरा पर्वत जालोर, कमली घाट राजसमंद, हर्ष की पहाड़ियां सीकर और हाथीनाल उदयपुर के अंदर है। राजस्थान में अगर पूछा जाता है सर्वाधिक नाल को दर्रा बोलते हैं, सर्वाधिक दर्रे किस जिले के अंदर है? सर्वाधिक दर्रे सर राजसमंद जिले के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। सेकंड ऑप्शन है उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। और थर्ड है रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। चलिए बात कर लेते हैं इस प्रश्न की भी। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर बोराट के पठार की। बोराट का पठार, बोराट के पठार की बात करें तो ये गोगुंदा,
कुंभलगढ़। ठीक है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार है, उस पठार को अपन बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। बोराट का पठार गोगुंदा, और गोगुंदा किस जिले के अंदर है सर, उदयपुर के अंदर है। कभी जिले भी पूछा जाता है, उदयपुर और राजसमंद के मध्य स्थित है बोराट का पठार। ठीक है, उत्कात स्थलाकृतियां चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल अभी अपन ने पढ़ा था उत्कात स्थलाकृतियों के बारे में, ये बिल्कुल सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। रघुनाथगढ़ जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के अंदर है। तो 2 और 3 ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर अपन बात करें, देखिए बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। बरखान के कई बार एग्जाम में पूछे गए, आरपीएससी ने बरखान या इसे बरछान के नाम से भी जाना जाता है। देखो बरखान को बरछान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पूछा हुआ है बरछान। ठीक है, और बरखान भी पूछा हुआ है। बरखान की बात करें तो वायु पवन के द्वारा निर्मित रेगिस्तान के अंदर अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीले क्या कहलाते हैं सर, बरखान कहलाते हैं। बरखान राजस्थान में सर्वाधिक पूछा जाता है कि ये टीले राजस्थान में सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शेखावाटी प्रदेश में। शेखावाटी प्रदेश में राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं बरखान के टीले। और इसी बरखान की बात करें तो स्थान पूछा जाता है, तो एक तो अपन बात करें करणी माता, करणी माता जो कि राजस्थान के देशनोक बीकानेर जिले में है, यहां पर भी आपकी बरखान के रेत के टीले पाए जाते हैं। उसके बाद अपन बात करें मोहनगढ़, जो कि राजस्थान के जैसलमेर के अंदर है, यहां भी पाए जाते हैं। अब आप सोचोगे सर ये भी जरूरी है क्या, बिल्कुल, ये प्रश्न कई बार आरपीएससी ने पूछा हुआ है, बरखान जो रेत के टीले हैं निम्न में से पाए जाते हैं। तो ये दिया हुए तो ऑप्शन में करणी माता, बीकानेर, मोहनगढ़, जैसलमेर, एक और ऑप्शन में था जिसका नाम था सूरतगढ़, और एक फेमस ऑप्शन है भाई, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, भालेरी गांव, और ये भालेरी गांव राजस्थान के चूरू जिले के अंदर है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा था, भालेरी गांव चूरू, यहां पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं सर, बरखान रेत के टीले पाए जाते हैं। ये हानिकारक माने जाते हैं मरुस्थल के अंदर। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेत के टीले हैं, पठारी प्रदेश नहीं सर, तटीय प्रदेश नहीं, मरुस्थलीय प्रदेश। ये ऑप्शन 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतीय प्रदेश भी इसका गलत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियां शासक मुकुंद सिंह के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया था, मुकुंदरा की पहाड़ियां। और ये मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले के अंदर है सर, हाड़ौती प्रदेश के अंदर है। प्रदेश पूछा जाता है तो हाड़ौती प्रदेश, ये भी सवाल कई बार आरपीएससी ने पूछा हुआ है, हाड़ौती प्रदेश। और अगर दिशा पूछी जाती है तो दक्षिणी पूर्वी दिशा में हाड़ौती का पठार स्थित है, और वहीं पर आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। मुकुंदरा के नाम से आपके अभ्यारण्य भी है। 9 जनवरी 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया था मुकुंदरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मुकुंदरा घाघरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है, घाघरोनी तोतों के लिए भी प्रसिद्ध है मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान के कोटा झालावाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, राजस्थान की आपके यहाँ पर बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई है इसी मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य में। तो ये किस पठार के अंतर्गत आता है सर, हाड़ौती पठार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहले ही प्रश्न था अपना जो आपको क्रमबद्ध करना था, ठीक है, घटते क्रम में, उसी में मैंने लिखवाया था राजस्थान की जो दूसरी ऊंची चोटी है जिसका नाम है, दूसरी पूछा है, ठीक है, शेरगढ़ नहीं है, वैसे शेर है,
शेर, और शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है, 1597 मीटर है। ये राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, पीवना क्या है? बिच्छू की प्रजाति, डायनासोर की प्रजाति, मरुस्थल में स्थित नलकूप या एक सांप की प्रजाति? तो पीवना क्या है? यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। पीवना एक सांप की प्रजाति है, सांप की प्रजाति। और ये सांप है, ये पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और पीछे ध्यान रखो, पोकरण, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है पोकरण। और पोकरण कहां पर है सर? जैसलमेर के अंदर है। पोकरण जैसलमेर में है, जहां पर सर्वाधिक पीवना सांप पाया जाता है। राजस्थान का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। ये राजस्थान का जहरीला सांप माना जाता है, जो मनुष्य में श्वास के माध्यम से अपना जहर छोड़ता है। मनुष्य में सांस के माध्यम से अपना जहर छोड़ता है पीवना। तो पीवना एक सांप की प्रजाति है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर के निकट कौन सा पठार स्थित है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। इस पठार की बात करें तो इस पठार का नाम है सर उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। और इसी उड़िया के पठार की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है ये 1362 मीटर है। कितनी है? 1362 मीटर है। और गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर इसी उड़िया के पठार पर स्थित है। गुरु शिखर इसी पठार पर स्थित है, जिसका नाम है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार ये पठार है। ये कौन सा सर? उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार ऑप्शन सेकंड पे बिल्कुल राइट आंसर है। मालवा का पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, भीम का पठार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बोराट का पठार अभी मैंने बताया था आपको। अगला देखिए, निम्न में से सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान की किस जिले से है? सुंडा पर्वत की बात करें, ये राजस्थान में आपके सुंदा माता पर्वत है, या इसे सुंडा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। सुंडा पर्वत की ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने? 530 मीटर। ये सुंदा पर्वत की ऊंचाई है। ये राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। जालोर जिले में स्थित है, जिसका नाम आता है सुंदा माता पर्वत। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालोर में सुंदा पर्वत स्थित है। यहीं पर राजस्थान का पहला रोपवे संचालित किया गया है। पहला रोपवे संचालित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है। देखो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन पहला है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। क्या सही है? देखिए, राजस्थान में अपन बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल है ये इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है पूर्ववर्ती भाग के अंदर, और इस मरुस्थल को रोकने का जो काम करती है ये अरावली पर्वतमाला करती है। तो बिल्कुल सही है अपना पहला, तो बिल्कुल क्या है? सही है। और ध्यान रखना, इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, जिसे अपन कहते हैं सर रेगिस्तान मार्च। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ आरपीएससी ने। रेगिस्तान मार्च किसे कहा जाता है? कि मरुस्थल का क्रमिक रूप से मरुस्थल का धीरे धीरे आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? रेगिस्तान मार्च के नाम से जाना जाता है। फिर है सर, राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है। नहीं, राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता है, क्योंकि बात करें काकड़ी नदी जो कि जैसलमेर से निकलती है, वहां पे भाई कौन सी अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। तो जोजड़ी नदी
पांडुलगांव नागौर से होती है, जिसका उद्गम होता है वो भी अरावली श्रेणी निकलती है। ऐसी कई नदियां राजस्थान के अंदर है जिनका उद्गम अरावली श्रेणियों से नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल क्या है सर, गलत है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है, नहीं। दक्षिणी पूर्वी की बात करें तो ये दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये भी आपका बिल्कुल गलत आंसर है। अरावली प्रदेश द्वितीय खनिजों में सबसे धनी है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। अरावली के अंदर अपन बात करें तो सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसलिए अरावली को खनिजों का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। अजायब घर के नाम से जाना जाता है अरावली को। तो देखो पहला और चौथा दोनों सही है। आंसर में देखो पहला और चौथा ऑप्शन 3 नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। नदी पूछ ली, कभी जिला पूछ लेते हैं। 56 का मैदान और 56 का पठार, ठीक है। 56 की पहाड़ियां, पठार और पर्वत तो एक ही है, ठीक है। तो 56 के मैदान की बात करें, सबसे पहले अपन बात करते हैं 56 के मैदान की। तो 56 का जो मैदान है ये राजस्थान के प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये भी प्रश्न आरपीएससी ने कई बार पूछा हुआ है। 56 का मैदान राजस्थान के किन जिलों में है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों के अंदर है। 56 के मैदान की बात करें तो ये माही नदी के द्वारा निर्मित है। कौन सी नदी है सर, माही नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान है जिसे अपन 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 गांवों के जो निर्मित मैदान है उसे 56 का मैदान कहते हैं, या 56 नदी नालों से निर्मित जो मैदान है इसे 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ के अंदर जो माही नदी का जो तटवर्ती भाग है, इस तटवर्ती भाग को कांठल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, कांठल के नाम से किसे जाना जाता है, माही नदी का जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर जो तटवर्ती भाग है, इस तटवर्ती भाग को कांठल के नाम से जाना जाता है। कांठल की गंगा किसे कहा जाता है सर, कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह, इसे कांठल के ताजमहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं 56 की पहाड़ियां। ये 56 की जो पहाड़ियां हैं ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, बाड़मेर जिले में स्थित है, जहां पर आपकी नाकोड़ा पर्वत भी स्थित है, नाकोड़ा पर्वत, और जहां पर आपके बात करें तो सिवाना का किला भी है। वीर नारायण परमार के द्वारा जो निर्मित है सिवाना किला, ये सिवाना किला भी किस पहाड़ियों पर है, 56 की पहाड़ियों पर, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। नदी पूछा गया, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, माही नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान है जिसे 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। आपको बताना है सर गोडवाड़ बेसिन का, हाड़ौती का पठार, उत्तरी अरावली, पूर्वी मैदान, थार पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोडवाड़ बेसिन पूछा है तो थार पश्चिमी मरुस्थल इसका जो हिस्सा माना जाता है, जिसे अपन गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। देखिए बात करते हैं सर गोडवाड़ बेसिन की। इसे गोडवाड़ बेसिन या इसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है, लूनी बेसिन के नाम से भी इसे जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। गोड जाति के निवास के कारण, गोड जाति के निवास के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, गोडवाड़ प्रदेश पड़ा। और इस गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत अपन बात करें तो इसके अंतर्गत सिरोही, पाली, जालोर, जोधपुर का भी कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, और अपन बात करें नागौर का दक्षिणी भाग है, ये भी शामिल किया जाता है इस प्रदेश के अंदर, गोडवाड़ प्रदेश के अंदर।
इसी गोडवाड़ प्रदेश की बात करें तो गोडवाड़ प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी है उस नदी का नाम है सर लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। और इसी गोडवाड़ प्रदेश की बात करें तो गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत कुछ पहाड़ियां भी आती है और उन पहाड़ियों की बात करें, एक पहाड़ी का नाम है सर कनकाचल की पहाड़ी। कनकाचल की पहाड़ी, ये कनकाचल की पहाड़ी राजस्थान के जालोर के अंदर है, जहां पर आपके जो किला बना हुआ है सुवर्णगिरी का किला, जिसे जालोर के किले के नाम से भी जाना जाता है, वो कनकाचल की पहाड़ी पर ही निर्मित है। ठीक है। और अपन बात करें इस बेसिन के अंतर्गत पहाड़ियां आती है जिसका नाम है सर मालानी पर्वत। मालानी पर्वत, अभी हाल ही में आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था मालानी पर्वत राजस्थान के किन जिलों में है? जालोर और बाड़मेर के अंदर आपके मालानी पर्वत है। लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम मालानी पर्वत पड़ा था। उसके बाद अपन बात करें अगली जो पहाड़ी है जिसका नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी राजस्थान में लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन के अंतर्गत आती है। उसके बाद अपन बात करें तो सांचौर बेसिन। सांचौर बेसिन, सांचौर बेसिन में 5 नदियां हैं, इसलिए तो सांचौर को बोलते हैं पंजाब, बोलते हैं ना, राजस्थान का पंजाब के नाम से जाना जाता है सांचौर। लूनी की 5 जो सहायक नदियां हैं, ये 5 सहायक नदियों का संबंध सांचौर बेसिन से है। ठीक है। तो इस प्रकार से कनकाचल की पहाड़ियां, मालानी पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, सांचौर बेसिन, ये किसके अंतर्गत आते हैं? गोडवाड़ बेसिन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित में से डेगाना, बिलाडा, पाली। डेगाना, बिलाडा, पाली तथा जालोर भाग है माही बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूनी बेसिन के या साबरमती बेसिन के? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सर डेगाना किस जिले में है? डेगाना सर नागौर के अंदर है, नागौर के अंदर है। बिलाडा, बिलाडा सर जोधपुर के अंदर है। और पाली और जालोर, अभी अगले जो अपना प्रश्न था है ना कि लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन के अंदर कौन से प्रदेश आते हैं, तो सीधी सी बात है सर इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी बेसिन। लूनी बेसिन के अंतर्गत डेगाना, बिलाडा, पाली तथा जालोर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। डेगाना झील भी है खारे पानी की, बिलाडा, बिलाडा के अंदर आई माता का मंदिर बना हुआ है, आई माता का मंदिर है। सिरवी समुदाय की जो कुल देवी है आई माता, जहां के दीपक से केसर टपकती है आई माता के मंदिर से। आई माता के बचपन का नाम जीजीबाई था, उनके मंदिर को बडेर का दरगाह कहा जाता है और उनके थान को बडेर के नाम से भी जाना जाता है आई माता के। ठीक है। और पाली और जालोर ये आपके लूनी बेसिन के हिस्से माने जाते हैं। तो आज इतने ही प्रश्न है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा वो लाइव चलेगा रात को 9 बजे, तो आप सब लोग हमारी इस क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा। अपन डेली के लगभग 30 से 35 प्रश्न हल करेंगे और उनकी व्याख्या के साथ जो इसके इर्द गिर्द जो प्रश्न बनते हैं उनकी अपन डिटेल के साथ व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आपको जुड़ना है 9 बजे डेली, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपन इसके इर्द गिर्द सारे प्रश्न भी देख रहे हैं। अपने टेस्ट सीरीज के अंदर भी अलग प्रश्न है, यहाँ पे भी अलग प्रश्न है, तो आप सोचो आपकी तैयारी जीके के अंदर कितनी मजबूत पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं वापस कल। जय हिंद, जय भारत।